तत्कार्ष्ण्योपनयस्य नाम मुनिभिः संकीर्त्यते संहिता। सम्यक निहितम सर्वस्य समावेशः यत्र अस्ति, सभी का समावेश एक विशिष्ट पद्धति से जिसमें किया गया है उसी को संहिता कहते हैं। सम्यक निहितम इति संहिता। उसमें मुख्य रूप से पर्जन्य काल पर हम अभी दृष्टिक्षेप करेंगे। आप सभी लोग जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और हमारी कृषि पर्जन्य पर ही ज्यादातर आधारित है। अन्नम जगतः प्राणाः प्रावृट् कालस्य चान्नम आयत्तम यस्मादतः परीक्षः प्रावृट् कालः प्रयत्नेन प्रयत्नेन प्रावृट् कालः अतः परीक्षः यस्मात्, ऐसा यहाँ पर उल्लेख है। इस जग का प्राण जो है अन्न है और वृष्टि के बिना, वर्षा के बिना, पर्जन्य के बिना अन्न संभव नहीं है। अन्न की चिंता हम नहीं कर सकते, अन्न का चिंतन नहीं कर सकते, अन्न की संभावना को नहीं बता सकते। तो इसलिए पर्जन्य जो है अत्यंत महत्वपूर्ण अंश है हमारे जीवन में। यस्मादतः परीक्षः प्रावृट् काल प्रयत्नेन। किंतु इसमें परीक्षण की क्या आवश्यकता है? वृष्टि के योग है तो वृष्टि काल में निश्चित रूप से पर्जन्य संभव है, वर्षा तो होगी। तो इसके पीछे विज्ञान क्या है, ऐसा प्रश्न हमारे मन में उदित हो सकता है। आधुनिक काल में तो इसमें बहुत विज्ञान प्रवृत्त हुआ है, तो उसमें बहुत से आविष्कार भी हुए हैं। सटीक वृष्टि की भविष्यवाणी भी आधुनिक विज्ञान में करते हैं, लेकिन यह विषय इसलिए यहाँ पर प्रस्तुत किया जा रहा है क्योंकि पंचम शतक में वराहमिहिर आचार्य के बृहद संहिता ग्रंथ में भी इस प्रकार का कुछ वर्णन उपलब्ध है और 99% आज भी यह सटीक उत्तर प्रदान करने में सक्षम है। तो हमने ये देखा कि अन्न ही प्राणियों का जीवन है तथा वर्षा के बिना अन्न की उत्पत्ति कठिन है। अतः इसमें प्रावृट् कालः प्रयत्नेन परीक्षा, इसकी परीक्षा होनी चाहिए, ऐसे आचार्य ने यहाँ पर निर्देश किया है। तो इसका मतलब इसमें कुछ विज्ञान है। तो बृहद संहिता ग्रंथ में मुख्य रूप से यह वर्षा का वर्णन 3-4 अध्यायों में विभक्त है। मेघ गर्भ लक्षण जिसको हम कहते हैं, मेघ गर्भ लक्षण, तत्पश्चात वात लक्षण, तत्पश्चात मेघ प्रसव अर्थात मेघ वर्षण प्रवर्षणाध्याय। इस प्रकार 3-4 अध्यायों में यह संपूर्ण विज्ञान को व्यवस्थित रूप से वर्णित किया गया। तो वराह ने यहां वृष्टि के भविष्यवाणी को कहने के लिए काल का सहारा लिया है और आकाश के कुछ घटनाओं का सहारा लिया है। आकाश में घटित होने वाले कुछ विशिष्ट घटनाओं का भी आधार इसमें आचार्य ने लिया है। गर्भ का काल साधारणतः आचार्य ने यहाँ ऐसा कहा, मार्गशिरः सितपक्ष प्रतिपत् प्रभृति क्षपाकरे षाढं पूर्वां वा समुपगते गर्भाणां लक्षणं ज्ञेयम्। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा से आगे चंद्र पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में आए। पूर्वाषाढ़ा जल देवता नक्षत्र इसको कहते हैं। तो उस काल से मेघ गर्भ लक्षण का विचार करना चाहिए। गर्भ लक्षण अर्थात गर्भ धारणा, तत्पश्चात प्रवर्षण तक कुछ समय यहां पर अपेक्षित है। तो मार्गशीर्ष में गर्भधारणा प्रारंभ होती है। तो इस काल से हमें आकाश का निरीक्षण करने की आवश्यकता है।
अन्यथा अन्यथा केवल पंचांग के दर्शन से हम गर्भ लक्षण को नहीं पहचानेंगे। तो यहाँ केवल इन्होंने मास, पक्ष और तिथि का उल्लेख किया है। इस पक्ष में इस तिथि से हमें आकाशीय निरीक्षण करके गर्भ के लक्षण को पहचानना है। केवल पंचांग में हमें इसकी जानकारी नहीं प्राप्त होगी, इसीलिए ज्योतिष शास्त्र को प्रत्यक्ष शास्त्र भी कहा गया है। तो इस प्रकार मेघ गर्भकाल साधारण ये मार्गशीर्ष अर्थात अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर यह समय है। तो इस समय मेघ की गर्भधारणा होती। तत्पश्चात प्रवर्षण में कितना समय लगेगा ये मैं आपसे चर्चा करूंगा, यही इसी स्लाइड में है। मेघ गर्भ प्रवर्षण काल विचार। यन नक्षत्र उपगते गर्भश्चंद्रे भवेत् स चंद्रवशात पंचनवते दिनशते। यहां ध्यान देना, पंचनवते दिनशते तत्रैव प्रसव मायाति। जिस चंद्र नक्षत्र से गर्भधारणा के लक्षण हमें प्राप्त हुए, अर्थात मार्गशीर्ष महीने से जो बताया गया है कि इस तिथि से हमें गर्भ लक्षण का ऑब्जर्वेशन, निरीक्षण हमें आकाश में करना है। तो जिस दिन गर्भ के लक्षण हमें दिखाई दिए आकाश में, तो उसको हमें नोट करना है, नोट करके रखना है। उस दिन से ठीक पंचनवते दिनशते, पंचनवती अर्थात 95 और दिनशत 100, तो 95 अधिक 100 195, 195 दिनों के पश्चात अर्थात 6.5 मास यहाँ पर बताते हैं, उसी नक्षत्र में चंद्र के रहने पर वर्षा होती है। यहाँ 195 दिनों की गणना सावन मान से करनी है। सावन मान के बारे में विस्तृत चर्चा पूर्व में की गई है। उदयाद उदयम भानोः भूमि सावन वासरः इति पूर्वमेव प्रतिपादितम वर्तते। तो इस गणना के आधार से देखिए, साधारणतः हम रिवर्स मेथड में अभी जाएंगे। तो जून मई 20 के बाद कुछ प्रदेशों में और जून से शिवानी जी का प्रश्न है हाउ टू आइडेंटिफाई गर्भधारण। अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में उसी का उत्तर देंगे। तो जून से साधारणतः वर्षा का आरंभ होता है। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर तक साधारणतः वर्षा काल रहता है। अक्टूबर तक नहीं रहता, जुलाई, अगस्त, सितंबर ये 3 महीने ज्यादा, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, इन 4 महीनों में साधारणतः हमें गर्भ धारणा के लक्षण आकाश में दिखाई देते हैं। तो उसका निरीक्षण हमें सूक्ष्म रूप से करना है। और चूंकि हम 10-12 साल से इस ग्रंथ को कक्षा में पढ़ाते भी है, हमारे सभी प्राध्यापक पढ़ाते हैं, इसलिए कुछ प्रोजेक्ट भी हमने विद्यार्थियों को दिया है। पूर्व में हमने कुछ प्रोजेक्ट दिया था और उस प्रोजेक्ट पर छात्रों ने कार्य भी किया है। और कुछ हद तक यहाँ पर जो लक्षण इन्होंने जो देखे, अभी जो लक्षणों के बारे में चर्चा करूंगा, तो ये लक्षण जिस दिन दिखाई दिए उस दिन नोट डाउन किया उन्होंने। और ठीक 6 महीने बाद, ठीक है कुछ 2-4 दिन आगे पीछे होने की संभावना है, लेकिन उन दिनों में अति वर्षा अथवा अधिक मात्रा में वर्षा अथवा कम वर्षा यह देखी गई। क्योंकि कभी कभी देखिए कि वर्षा काल में जून मास से लेकर के वृष्टिकाल होता है, तो बीच बीच में एक 15 दिन का, एक पक्ष तक, एक 20 दिन तक बिना वृष्टि का भी समय आ जाता है। मतलब वर्षा काल में ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन कभी कभी ऐसे लक्षण हमें दिखाई देते। मतलब 20 दिन तक, 25 दिन तक वर्षा नहीं होती। उसका कारण है गर्भधारणा के जो मास कहे गए हैं, मार्गशीर्ष आदि, मार्गशीर्ष, पुष्य, हेमंत इत्यादि, उनमें कभी गर्भपात भी होते हैं। मेघ में उल्कापात आदि के पतन से, उल्कापात आदि से गर्भपात भी संभव है। तो इसको जानने के लिए, जैसे यहाँ पर शिवानी जी ने प्रश्न किया है, यह इतना सरल भी नहीं है विधान, यह कठिन है। निरंतर
आकाश दर्शन जो करते हैं वही इसको पहचान सकते हैं। साधारणतः यहाँ पर ग्रंथ में लिखे गए लक्षण हमें दिखाई देंगे, अभी तुरंत आकाश में हम देखेंगे तो नहीं दिखाई देंगे। निरंतर इसलिए अध्ययन, इसलिए इसका निरीक्षण करना जरूरी है। लेकिन साधारणतः आप देखेंगे कि 6.5 महीने का समय, 195 डेज, 95,100 दिन लगते हैं गर्भधारणा से प्रवर्षण। मेघ गर्भ प्रवर्षण काल, जैसे कि यहाँ पर 195 डेज ऐसे कहा गया और यह 52 दिन से होता है ऐसे बताया। लेकिन इसमें और थोड़ा सूक्ष्म में जाने के बाद हमें पता चलता है कि शुक्ल पक्ष में गर्भ हो तो 195 डेज के बाद कृष्ण पक्ष में वर्षा होगी। इसी प्रकार कृष्ण पक्ष में गर्भधारणा है तो शुक्ल पक्ष में वर्षा होगी। शीत पक्ष भवा कृष्णे शुक्ले कृष्णा द्युसंभवा रात्रो नक्तंच प्रभवाश्चाहनि संध्या जाताश्च संध्यायाम। अर्थात कहीं रात्रि में गर्भधारणा है तो वो दिन में प्रसव कहना चाहिए, दिन में गर्भधारणा है तो रात्रि में प्रसव कहना चाहिए, प्रातः संध्या में है तो सायं संध्या में प्रवर्षण, और सायं संध्या में है तो प्रातः संध्या में प्रवर्षण कहना चाहिए। इस प्रकार से सूक्ष्म गणना भी इससे हम कर सकते हैं। और भी कुछ सूक्ष्म विधान इसमें दिए हैं, लेकिन मैंने यहाँ उसको आज लिया नहीं। तो यह देखिए, यह केवल परिचयात्मक यहाँ पर हम प्रस्तुतिकरण करते हैं, लेकिन यहाँ पर ग्रंथ का नाम, अध्याय का नाम भी हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आप बाद में बृहत संहिता ग्रंथ में इन अध्यायों पर जाकर के चर्चा कर सके, आप में भी रुचि इन विषयों के प्रति उत्पन्न हो। इस दृष्टि से हमने इन सब विषयों पर यहाँ पर चर्चा करने का निर्णय लिया। नेक्स्ट, गर्भकालीन मेघ का विचार। ये देखिए, अभी जिनका प्रश्न था, मुक्ता रजत निकाशस अस्तमाल नीलोत्पलांजना भासः जलचर सत्वाकारा गर्भेषु घनाः प्रभूत जलाः। ज्यादा वर्षा देने वाले यह लक्षण बताए। मोती और चांदी के समान मेघ का दिखना। साधारणतः हम मेघ देखेंगे तो चांदी के समान, मोती के समान दिखते हैं मेघ, लेकिन ऐसा नहीं। केवल साधारण दृष्टि से नहीं, थोड़े से हमें सूक्ष्म दृष्टि से वेध उसमें करने की आवश्यकता है। दृष्टि और वेध में अंतर है। दृष्टि अर्थात सामान्य रूप से दृष्टिपात करना, आकाश को देखना, लेकिन वेध, वेध अर्थात कुछ उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए कुछ विशिष्ट वस्तु का ही निरीक्षण करना, सूक्ष्म निरीक्षण करना, इसको हम वेद कहते हैं। नक्षत्रों के भी परस्पर वेद होते हैं। दृष्टि सामान्यतः राशि से राशि में हो सकती है, लेकिन वेद नक्षत्र के राशि में भी नक्षत्र होते हैं सूक्ष्म, और उसमें भी कुछ नक्षत्रों के चरण हैं, तो उन चरणों का दूसरे नक्षत्र के चरण में वेद होता है। तो इसलिए हमें वेद करने की आवश्यकता है। मोती और चांदी के समान मेघ, और ढाक के पत्ते की तरह काले मेघ, एकदम काले मेघ भी दिखाई देते हैं। एकदम मतलब मोती चांदी के समान दिखे अथवा एकदम काले दिखे, अर्थात यहाँ पर सामान्य से विशिष्ट कुछ घटना अगर आकाश में घटित हो तो इसका निरीक्षण अगर आप करेंगे तो वहां पर गर्भ संभव बताना है। अर्थात एकदम कृष्णवर्णीय मेघ अथवा एकदम शुक्लवर्णीय मेघ यहाँ पर दिखाई दिए तो भी मेघ गर्भ समझना चाहिए। और हल्की सी और भी कुछ लक्षण हैं, उनका यहाँ पर श्लोक मैंने लिया नहीं, लेकिन हल्की सी कड़कड़ाहट, जो गरजना, बादलों का गरजना हल्का अगर हो तो वहां पर भी गर्भ संभव समझना चाहिए। और हल्की सी बारिश, अगर 2-4 बूंदे अगर बारिश गिरती है तो उस समय भी गर्भ धारणा हमें समझनी चाहिए। इस प्रकार कुछ प्राकृतिक वर्णन भी है इसके साथ। जलचर सत्वाकारा गर्भेषु, तो जलचर जो प्राणी है, जीव है, जंतु है, मत्स्यादि, और मत्स्यादि की आकृति अगर दिखाई दे आकाश में तो भी गर्भधारणा समझनी चाहिए। अगर घटादि वहां पर दिखाई दे, घट इत्यादि की आकृति दिखाई दे अगर मेघ में, तो भी मेघ गर्भ
लक्षण हमें समझना चाहिए। यह केवल एक दिन के अध्ययन से हम इसका निर्णय नहीं कर सकते, हमें मार्गदर्शक के साथ यहाँ पर आकाश का निरीक्षण इन महीनों में करना है। तो निश्चित रूप से आप मेघ गर्भ की पहचान कर सकते हैं। तत्पश्चात उल्कापात होना और जोर जोर से बिजली का कड़कना, जोर से थोड़ी हल्की सी बिजली की कड़कड़ाहट हो तो गर्भ लक्षण समझना है, लेकिन अगर जोर जोर से हो और अगर अकालिक वृष्टि हो, ज्यादा मात्रा में अगर वृष्टि हो और बर्फ का गिरना अगर हो जाए तो नवंबर और दिसंबर महीने में, तो यह समझना है कि वहां पर गर्भपात, मेघ गर्भपात हुआ है। यह मैं खुद नहीं कह रहा हूं, यह आचार्य का मत ही यहाँ पर मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। तो गर्भपात हुआ तो उस दिन से अगर आप देखेंगे तो उस दिन से 190 डेज बाद, 6.5 महीने बाद प्रायः उस प्रदेश में वृष्टि नहीं होगी। उस समय हमें आकाश में केवल सूरज के तीक्ष्ण किरण ही देखने को मिलेंगे। वृष्टि की मात्रा अत्यंत अल्प, कम या अनावृष्टि ही उस समय हमें देखने को मिलेगी। तो यह विज्ञान का फायदा यही है कि हमें इन लक्षणों को देखते हुए हमें इस बार किस प्रकार के धान्य इत्यादि का बीज वपन करना है, इसकी जानकारी हमें प्राप्त करनी चाहिए। अर्थात हमें अगर मेघ गर्भ लक्षण बहुत ज्यादा मात्रा में, अत्यंत ज्यादा दिनों तक अगर मेघ गर्भ के लक्षण दिखाई दिए, इसका मतलब इस वर्ष अत्यंत ज्यादा मात्रा में वृष्टि होने वाली। तो ज्यादा वृष्टि प्राप्त करने पर जिन धान्यों को उत्पन्न करना है, जिन धान्यों की उत्पत्ति करनी है, तो ऐसे बीज बोने चाहिए। इस प्रकार इसका हम फायदा ले सकते हैं। अर्थात प्राचीन काल में पंचांगों के द्वारा, ये सभी लोग इसका लक्षण नहीं देखते, लेकिन कुछ वेद शास्त्री जो नभ तज्ञ होते हैं, तो वह इसका अध्ययन करके पंचांगों में इसके बारे में लिखते थे। आज भी पंचांगों में इसके बारे में लिखा जाता है और सटीक ही उत्तर प्राप्त होता है। देखिए, पंचांग में आपने पढ़ा होगा, वर्षा जल की मात्रा द्रोणः पंचनिमित्ते गर्भे त्रीण्याढकानि पवनेन षड्विद्युता नवाभ्यैः स्तनितेन 12 प्रसवे। तो यहाँ पर वर्षा जल की मात्रा बताई गई है। एक आढ़क अर्थात लगभग 7 किलो, तो 7 किलो हम सब समझते हैं, इसलिए उसमें इन्होंने दिया है 7 किलो 700 ग्राम। 4 आढ़क अर्थात एक द्रोण, 16 द्रोण मतलब एक खारी, अर्थात लगभग 490 या 5 क्विंटल मात्रा होती है। लीलावती ग्रंथ में भी इस मान को सम्यक बताया गया है। द्रोणस्तु खार्याः खलु षोडशांशः। द्रोण क्या होता है? खारी का षोडशांश होता है, अर्थात लगभग 30 किलो का एक द्रोण समझना चाहिए। ऐसे अगर 16 द्रोण होंगे तो एक खारी वर्षा होगी, इस प्रकार से हमें समझना है। तो पंचांग में इस वर्ष इतने द्रोण वर्षा है, इस वर्ष इतने द्रोण वर्षा होने वाली है, यह विधान दिया रहता है। सभी पंचांगों में हमें इसको देखने को मिलता है। तो इससे हमें मापन करना है कि कितनी वर्षा होगी। प्रथम वर्षा का लक्षण, ज्येष्ठ्याम समतीतायाम पूर्वाषाढ़ादि संप्रवृष्टेन शुभम अशुभम वा वाच्यम परिमाणम चांभसस्तज्ञैः अंभसतज्ञैः। मेघ लक्षण के जो तज्ञ हैं उन्होंने निरीक्षण करना चाहिए। वर्षा, देखिए मई महीने से भी वर्षण प्रारंभ होता है, लेकिन वस्तुतः वर्षा काल की यह वर्षा है, यह कैसे जानना? तो कुछ उसके लिए अलग अलग विधान है। देखिए, हमारे उधर, मैं भी उसी प्रदेश से आता हूं जहां ज्यादा मात्रा में वर्षा होती है, 6 महीने वर्षा होती है। तो हम पहचानते हैं साधारणतः मई महीने में जो वर्षा प्रारंभ होती है तो वह सायंकाल में होती है। ज्यादातर सायंकाल में 5 बजे के बाद, 4 बजे के बाद वर्षा होती है। और जून महीने से
आप सुबह से अगर बारिश देखेंगे, प्रातः काल में जिस दिन बारिश आई उस दिन समझना कि वृष्टिकाल प्रारंभ हुआ है। तो रजत गौतम जी भी पहाड़ी है, तो उनको भी इसके बारे में जानकारी। तो ज्येष्ठम, ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा बीत जाने के बाद जब पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में हो, चंद्रमा हो, ज्येष्ठ महीना बीत जाने के बाद पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जब चंद्रमा हो, तो उस दिन से हमें निरीक्षण करना चाहिए प्रथम वर्षा कब होगी। और साधारणतः वृष्टि नक्षत्र जो महानक्षत्र, मैंने पिछले कक्षा में भी कहा था कि मृग लगना, ऐसे कहते हैं कि मृग लागल, ते मृग लग गया, तो इसका मतलब वृष्टि का प्रारंभ हो गया। तो सूर्य जब मृगशीर्ष नक्षत्र में आता है तब वृष्टि प्रारंभ होती है, ऐसे भी कहते हैं। नेक्स्ट, वर्षा नापने की विधि, आजकल अन्य आधुनिक विधियां बहुत सारी है, लेकिन प्राचीन भी एक ऐसी विधि थी। तो विधान ऐसा है कि हस्त विशालम कुंडकम अधिकृत्य अंबु प्रमाण निर्देश। हस्त विशालम कुंडकम, एक हस्त प्रमाण अर्थात साधारणतः 1.5 फुट का मान होता है। एक हस्त, एक हाथ, यहां से यहां तक का मान है, एक हस्त इसको कहते हैं। एक हस्त 1.5 फुट 18 इंचेस का मान होता है। तो उतना पात्र अर्थात समतल गोलाकार या वर्गाकार, एक हाथ लंबाई चौड़ाई और गहराई वाला, लंबाई एक हाथ, चौड़ाई एक हाथ और गहराई भी एक हाथ, ऐसा एक पात्र विशेष होना चाहिए। ऐसा पात्र अगर हम खुले में रख देंगे वृष्टिकाल में, तो वह एक बार पूर्ण भर जाने पर, वह पात्र अगर एक बार भर गया तो वहां पर 50 पल वर्षा कहनी है। 50 पल अर्थात एक आढ़क, साधारणतः एक आढ़क वर्षा समझनी चाहिए। एक आढ़क अर्थात कितना होता है, इसके पहले वाले स्लाइड में एक बार दिखा दीजिए। एक आढ़क अर्थात 7 किलो, तो उतनी वर्ष 7 किलो उसमें 7 लीटर लगभग होता है। तो उतनी वर्षा भर जाए, उसमें खुले में रखना है, मतलब किसी छत के नीचे नहीं रखना है उसको। तो खुले में रखकर एक बार वो भर जाने के बाद तो एक आढ़क वर्षा उसको हम कह सकते हैं। इस प्रकार वर्षा नापने का विधान भी हमें बृहत संहिता ग्रंथ से प्राप्त होता है। तो इस प्रकार यह प्रवर्षणाध्याय है। यह 3 अध्यायों का सार मैंने आपको बताया। साधारणतः गर्भ संभव, तत्पश्चात गर्भपात और गर्भ के लक्षण, और प्रथम वर्षा, और वर्षा की मात्रा, कितनी वर्षा होने वाली है, कब से शुरू होगी, और उसका मापने का विधान क्या है, तो उसके ऊपर हमने अभी चर्चा की। तत्पश्चात हम गोचर में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। इसी बृहत संहिता अध्याय में ही गोचर की चर्चा की गई है। नेक्स्ट, जातक गोचर प्रश्न, ये इसलिए लिखा है अनुज शर्मा जी ने, क्योंकि देखिए हमें खेटे स्फुटैरेव फल स्फुटित्वम, ऐसा भास्कराचार्य ने कहा है। तो जब ग्रह ठीक स्पष्ट होंगे, ग्रह स्पष्ट होंगे तो फल स्पष्ट होगा, ऐसा कहा है। तो किसी को फलादेश करने से पहले केवल जातक से फलादेश नहीं करना है। जातक से अर्थात उसकी जन्मकालिक ग्रह स्थिति से फलादेश नहीं करना है। केवल तात्कालिक ग्रह स्थिति से फलादेश नहीं करना है, अथवा केवल प्रश्न शास्त्र से फलादेश नहीं करना है। तो जातक से और गोचर से और प्रश्न शास्त्र से, ये तीनों को मिला करके हमें फलादेश करने की आवश्यकता है। यहाँ पर देखिए संक्षिप्त गोचर फल बताया गया है। गोचर फल अर्थात ग्रह गोचर दृश्य, गोचर होने वाले, दृश्य होने वाले ग्रहों का फल यहाँ पर बताया गया है। आपकी जो जन्म कुंडली है, आपके पास जो कुंडली की किताब है, उसमें जो ग्रह स्थिति है वह आपका जन्म जिस समय हुआ तत्कालीन है। आपका जन्म जिस समय हुआ तत्कालिक ग्रह स्थिति उसमें प्रिंटेड है, वह उस समय की ग्रह स्थिति है।
और गोचर स्थिति अर्थात इस समय की तात्कालिक ग्रह स्थिति है। अभी आकाश में ग्रह स्थिति क्या है, इसको हम इससे गोचर से जान सकते हैं। तो गोचर से भी कुछ फलादेश होता है, साक्षात ग्रहों का प्रभाव भी देखा जाता है। तो इसलिए केवल पूर्व जन्मार्जित फल के आधार पर जो हमारी जन्म कुंडली है अथवा जन्मकालिक जो ग्रह स्थिति है, तो उसके आधार पर ही संपूर्ण जीवन है, ऐसा नहीं। तो कुछ गोचर से भी हमें उत्तर मिलते हैं, प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर हर एक ग्रह के गोचर के शुभ स्थान दिए गए। यहाँ पर देखिए, ये कुंडली आपके सामने प्रस्तुत है। यहाँ पर विशेषतः अभी गोचर से गुरु बल देखा जाता है। किसी का अगर उपनयन करना है, विवाह करना है, तो गुरु बल है क्या, ये देखा जाता है। तो यहाँ पर गुरु देखिए 2, 5, 7, 9, 11, बृहस्पति 7, 9, 2, 5 में शुभ है, ऐसे बताया गया। तो इसको कैसे गणना करना, जन्म नक्षत्र, जन्म राशि से लेकर के तात्कालिक राशि तक गणना करनी। तो तब वो ग्रह अगर जन्म से दूसरे में है तो वहां पर गुरुबल है, ऐसे समझना। उदाहरणार्थ में बताता हूं, यहाँ पर कुंडली में देखिए गुरु कहाँ दिखाई दे रहा है जी, देखिए लग्न में है, 11 नंबर जिसमें लिखा है। तो ये मैं बात कह रहा हूं जो लेमैन है, ज्योतिष में जिनका प्रवेश नहीं है, उनके लिए बता रहा हूं। 11 नंबर जहां लिखा है वहां गुरु लिखा है। मान लीजिए मेरी जन्म राशि है धनु राशि अर्थात 9 नंबर जहां लिखा है, तो वहां से मुझे गणना करनी। 9 नंबर कहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है, देखिए 1, 2, 3, 9 नंबर में लिखा है। तो वहां से मैं अभी गणना करूंगा 9, उसके बाद में 10 नंबर में गणना करूंगा और उसके बाद में 11 नंबर में अभी गणना करूंगा। तो धनु राशि मतलब 9 नंबर जहां लिखा है, तो वहां से 1, 2, 3, हाँ पॉइंटर से दिखा दीजिए, हाँ ये देखिए धनु राशि से इसको 1 कहना है। जहां आपकी जन्म राशि है वह प्रथम स्थान है और यह द्वितीय है, उसके आगे 10 नंबर लिखा है वो द्वितीय है। तो उसके आगे जो गुरु लिखा है ये तृतीय है, अर्थात अभी गोचर में मेरे जन्म राशि से गुरु तृतीय राशि में चल रहा है। यहाँ किसी को अगर गुरु बल अभी देखना है तो वो चैट बॉक्स में अपने राशि को टाइप कर दे, पहले जो टाइप करेगा उसका हम देखेंगे। तो 3 यहाँ पे गुरु देखेंगे हम। देखिए कि 2, 5, 7, 9, 11 में गुरु बल होता है। 2, 5, 7, 9, 11 में गुरु बल होता है। तो यहाँ 2 में नहीं है, 3 में है मेरा गुरु, मेरे जन्म राशि से 3 में, तीसरे राशि में चल रहा है। तो मेरे लिए अभी गुरु बल नहीं है। यहाँ किसी ने टाइप किया है, तो क्या कौन सी राशि टाइप की है, तो सबसे पहले किसने किया उसका देखना। मून इन एक्वेरियस, कुंभ। देखिए कुंभ राशि जिस किसी की है उसको जन्म में ही अभी गुरु है, उसी के जन्म में ही गुरु है, तो उसको भी गुरु बल नहीं है। तो गुरु बल मिलने तक हम देखेंगे। अभी तुला राशि किसी की है, तुला राशि है किसी ने लिखा है, तो तुला राशि अर्थात 7 नंबर यहाँ है। तो 7 नंबर को थोड़ा पॉइंट कर दीजिए अनुज जी, कौन कर रहे हैं, रजत जी कर रहे हैं। 7 नंबर 7 नंबर लिखा है यहाँ राइट साइड में, तो वहां से काउंट करना है। 7, 1, 2, 3, 4 और 5 में गुरु है। हाँ, तो 7 नंबर में जिसका चंद्र है ना, तो उसके लिए अभी गुरु बल है, मतलब पंचम गुरु है, पंचम गुरु चल रहा है, अर्थात उपनयन विवाह आदि के लिए वह शुभ है, ऐसे समझना। ऐसे सभी ग्रहों का आपको देखना है। देखिए सूर्य जन्म राशि से 3, 6, 10, 11 में सूर्य शुभ होता है, अन्यत्र नहीं ऐसा कहा। तो अपने जन्म राशि से
मेरी जन्म राशि धनु है तो वहां से 1 2 3 में ही सूर्य है, अर्थात सूर्य अभी गोचर से अच्छा फल दे रहा है। इस प्रकार सभी ग्रहों का आप देख सकते हैं। चंद्र ही अत्यंत शीघ्र गति है, वो जल्दी जल्दी दौड़ता है, तो इसलिए आप उसको पकड़ना मुश्किल है। बाकी इतर अन्य सभी ग्रहों का, गुरु, शनि इत्यादि का आप देख सकते हैं कि गोचर से वह आपके लिए शुभ है या नहीं, इसको आप देख सकते हैं। इसलिए इससे जन्म राशि से ही आप 7.5 शनि इत्यादि का निर्णय भी इसी से करते हैं, तो गोचर से, अर्थात हमारे जन्म राशि अगर है धनु है, इसका मतलब धनु राशि वालों के लिए अभी है 7.5 पूरे खत्म नहीं हुई, तो वो मकर राशि से 10 नंबर से जब आगे शनि निकल जाएगा तो हमें 7.5 खत्म हो जाएगी। इस प्रकार इसकी गणना करनी है। तो इसके लिए पहले वार क्रम जिस दिन पढ़ा गया था उस दिन आपको हर एक ग्रह एक राशि में कितने दिन तक रहता है ये बताया गया, अथवा आप वो पीपीटी से समझ सकते हैं। जैसे शनि 2.5 वर्ष, गुरु 1 वर्ष, मंगल 1.5 महीना, सूर्य, शुक्र और बुध साधारणतः 1 महीना, और चंद्र साधारणतः 2.25 दिन एक राशि में रहता है। इस प्रकार से वहां पर बताया गया है, तो उसको पढ़ लेना है। उसको उसका ज्ञान करने के बाद आप गोचर में विचरण कर सकते हैं, अत्यंत सटीक फलादेश को प्राप्त कर सकते हैं। यह सब इसका प्रयोजन क्या है? देखिए, अभी मैंने पहले ही बताया कि गुरु बल का ज्ञान करना और 7.5 शनि इत्यादि का निर्णय करना, तत्पश्चात चंद्र बल हमें प्राप्त है क्या नहीं, इसके लिए भी यह आवश्यक है। और बाकी सभी शुभ ग्रह कौन से स्थान में विराजमान है इत्यादि देखने के लिए इसकी आवश्यकता हमें होती है। फलादेश में इसका अत्यंत प्रयोजन है। चालू नाम लेना है या राशि नाम, ये राशि नाम ही लेना चाहिए इस, क्योंकि उसी से ही आप अपनी जन्म राशि का निर्णय कर सकते हैं, चालू नाम से नहीं। चालू नाम कदाचित नक्षत्र नाम से आपकी जन्म राशि पता चल जाएगी, चूचे चोला के आधार पर अगर नामकरण हुआ है तो अन्यथा चालू नाम से हम नहीं देख सकते हैं सूरज जी। तो यहाँ पर गोचर फल की हमने चर्चा की है, विस्तृत चर्चा यहाँ पर की गई है। और एक यहाँ पर विशेष है कि 11वां स्थान जो है वो सभी ग्रहों के लिए शुभ होता है। 11 अर्थात 11 नंबर लिखा है वह नहीं, 11 नंबर लिखा है वो नहीं। तो अभी ये ज्योतिष का थोड़ा विषय है, इसको ज्यादा समझाना मुश्किल है। तो 11वां अपने जन्म राशि से 11वां स्थान, तो वहां से काउंट करना है। और इसमें कुंडली में काउंटिंग का एक क्रम है, आप जहां से काउंट कर रहे हैं उसको भी गिनना है, जहां तक काउंट कर रहे हैं उसको भी गिनना है। तो उसको छोड़ करके 1 2 3 ऐसा नहीं, मुझे छोड़ के 1 2 3 नहीं, और जहां पहुंचना है उसको छोड़ के भी 1 2 3 नहीं करना। तो इस प्रकार से इसकी गणना करनी चाहिए। यह गोचर का संक्षिप्त विचार है। इसी गोचर को आगे ले जाते हुए हम प्रश्न काल की चर्चा यहाँ पर थोड़ी करेंगे। प्रश्न काल में भी गोचर का ही प्रयोग होता है। प्रश्न शास्त्र में आपकी जन्म कुंडली से कोई लेना देना नहीं होता। प्रश्नकालिक स्थिति से, अर्थात प्रश्न आपने पूछा उस समय जो ग्रह स्थिति है, अर्थात गोचर की ग्रह स्थिति है। गोचर अर्थात तात्कालिक जो ग्रह स्थिति है, तो तात्कालिक ग्रह स्थिति को देखना है और अपने कुछ तर्क से प्रश्न काल का निर्णय करना है। प्रश्न काल से लग्न का निर्णय करना है। तो उस लग्न से कुंडली का अध्ययन करने का जो विधान है उसको हम प्रश्न शास्त्र कहते हैं। यह भी, इसमें भी काल का अत्यंत महत्व है। काल का महत्व इसलिए यह विषय यहाँ पर चर्चा के लिए प्रस्तुत है। नेक्स्ट, ज्योतिष के देखिए षडंग है। यह प्रश्न शास्त्र इसलिए यहाँ पर लिया गया है क्योंकि
ज्योतिष के हर एक अंग का स्पर्श इस कार्यशाला में होने की आवश्यकता है। यह ध्यान में रखते हुए हमने इसका परिचय यहाँ पर रखा है। केवल काल से संबद्ध ही भाग इसमें लिया गया है, दूसरा कोई फलित का विषय यहाँ पर नहीं लिया गया है। जातक, गोल, निमित्त, प्रश्न, मुहूर्त, गणित। देखिए, जातक की चर्चा हो चुकी है, गोल की चर्चा तो रोज ही होती, कल भी रजत गौतम जी ने की है। और निमित्त निमित्त की चर्चा अभी तक हमने, निमित्त की चर्चा भी कुछ की गई है। प्रश्न की चर्चा आज हो रही है, मुहूर्त की चर्चा तो नियमित चलती है, गणित की चर्चा भी। इस प्रकार ज्योतिष के जितने 6 जो अंग है, ये 6 अंगों का भी परिचय यहाँ पर हो रहा है। अभिदधति है षडंगान्य आचार्य ज्योतिषे महाशास्त्रे। नेक्स्ट, प्रश्न शास्त्र का थोड़ा सा परिचय बताना जरूरी है। प्रश्न शास्त्र ये एक सेल्फ सफिशिएंट मेथड ऑफ प्रेडिक्शन। देखिए, केरल में आप अगर देखेंगे तो वहां पर अष्टमंगल विधि, अष्टमंगल प्रश्न, यहाँ पर मोहनदास जी है, उनको भी इसकी जानकारी है। तो अष्टमंगल विधि है और देव प्रश्न है और मंदिर स्थल प्रश्न जिसको कहते हैं, स्थल प्रश्न है। और वैयक्तिक वैयक्तिक सामान्य ये प्रश्न काल से जो फलादेश है वह भी है। तो तांबूल प्रश्न है। तो यह सब विधान एक सेल्फ सफिशिएंट मेथड के रूप में वहां पर विकसित हुआ है। और इट इज यूनिक ट्रेडिशन बेस्ड ऑन लोकल लाइफस्टाइल एंड नीड। लोकल लाइफस्टाइल और नीड के अनुसार, इसलिए क्योंकि प्रश्न शास्त्र के ग्रंथों में आप देखेंगे तो वहां पर नाग नाग का विचार आता है, भूतादि गणों का विचार आता है, क्षुद्र देवताओं का विचार उसमें आता है, उसमें देवता आराधना इत्यादि का विचार आता है। इसलिए दीप का विचार है। यह केरल एवं दक्षिण देश में जो मंदिर और वहां की जो संस्कृति है उसको ध्यान में रखते हुए इस शास्त्र की रचना हुई है, इस प्रश्न शास्त्र की रचना हुई है। लेकिन इसका एप्लीकेशन हम दूसरे जगह भी कर सकते हैं। प्रश्न शास्त्र, प्रश्न मार्ग और होरा कृष्णीयम, यह प्रश्न शास्त्र के 2 प्रमुख ग्रंथ माने जाते हैं। कृष्णीय शास्त्र में जो पटु है वही प्रश्न मार्ग में भी पटु हो सकता है, ऐसा कहा गया है। तो प्रश्न अर्थात समस्या, जिज्ञासा है, मार्ग अर्थात उत्तर एवं उपाय, ऐसे इस ग्रंथ का नाम प्रश्न मार्ग ऐसे रखा गया है। प्रश्न मार्ग अत्यंत प्रसिद्ध यह दक्षिण देश का ग्रंथ है। अभी आप कहेंगे कि प्रश्न शास्त्र की आवश्यकता क्या है? अगर हमारे पास जन्म कुंडली है तो जन्म कुंडली से फलादेश हो, जन्म कुंडली नहीं है तो गोचर से फलादेश हो सकता है। तो प्रश्न कुंडली की क्या आवश्यकता? कस्य पक्तिरिति ज्ञातुम इदानीं पूर्व कर्मणाम इहार्जितंच विज्ञातुम कर्म प्रश्नो विधीयते। बहुत इंटरेस्टिंग है, देखिए, कस्य पक्तिरिति ज्ञातुम, अभी जो फल की अनुभूति आपकी जो हो रही है वह पूर्वार्जित है अथवा इहार्जित है। तो क्योंकि हम परिहार में विश्वास रखने वाले हैं, हम कुछ उपाय करते हैं तो हम दोष की निवृत्ति उससे मानते हैं। तो इसका अर्थ ये हो गया, दोष की निवृत्ति मानते हैं, इसका अर्थ है कि जन्मकालिक ग्रह स्थिति चाहे कैसी भी हो लेकिन उसके जो दुष्परिणाम है उससे हम बच सकते हैं। तो फिर इहार्जित है या पूर्वार्जित है, इसको जानने के लिए कर्म प्रश्न करते हैं। प्राग्जन्मनि कृतानांच इह कर्मणाम विभागोपि कथं न्ययः इति चेत सोपि कथ्यते। जन्म कुंडली बताती है पूर्वार्जित कर्म, लेकिन जन्म से लेकर के अभी अगर आपकी आयु 45 है तो अब तक का विचार कैसे करेंगे? जन्म कुंडली से हम पूर्वार्जित का ही विचार करते हैं और वह ग्रह स्थिति वैसी ही रहेगी। जन्म काल में जो आपकी ग्रह स्थिति थी तो वैसी ग्रह स्थिति आपकी कुंडली में आपके मरण तक रहेगी, पूर्ण आयुष्य भर वैसी स्थिति रहेगी। वहां से ग्रह उड़ते नहीं, उड़ के वो चर नहीं होते हैं। तो इसलिए तदनंतर इहार्जित में जो कार्य हुए, पाप पुण्यादि अर्जित जो है, तो उसको जानने के लिए प्रश्न शास्त्र की आवश्यकता है। नेक्स्ट, जातक और प्रश्न फल में भेद। यदा जातकतः प्रश्नः
गुणदोषैर्विभिद्यते तदा शुभाशुभम विद्यात् कर्म भेदे ही इहार्जिते ही। जातक और प्रश्न में गुण दोष में भेद जब आता है तो कर्म भेदे ही इहार्जिते ही शुभाशुभम विद्यात्, अर्थात जन्मकालिक ग्रह स्थिति के अनुसार आपका गुरु बहुत शुभ है, तो इसका मतलब आपको बहुत अच्छा फल यहाँ पर प्राप्त होना चाहिए था, लेकिन नहीं हो रहा है। इसका अर्थ है इहार्जित पाप का यह फल है। अथवा जन्म कुंडली के अनुसार यह फल के लिए आप अर्ह नहीं है, तो ऐसी स्थिति है, लेकिन इहार्जित कर्म के कारण आपको यह फल की प्राप्ति हो रही है। तो यह भेद करने के लिए हमें प्रश्न की आवश्यकता है। नेक्स्ट, आरूढ़ चिंतन। इसमें जन्म का लग्न का निर्णय करने के लिए एक विधान बताया गया। गोचर में सब पूरी ग्रह स्थिति समान रहेगी, लेकिन केवल जहां से शुरू करना है उसको आप जन्म राशि से ग्रहण करते हैं। आपकी जन्म राशि अगर मेष है, वृषभ है, तो मेष राशि से काउंट करते हैं। आपकी अगर सिंह राशि है तो आप सिंह राशि से काउंट करते हैं। आपकी अगर राशि कुंभ है तो आप कुंभ से गणना करते हैं। लेकिन यहाँ आपकी राशि भी आपको पता नहीं है, तो ऐसे समय में क्या करना? ऐसे समय में एक आरूढ़ चिंतन कर सकते हैं। आरूढ़ अर्थात आरूढ़ होना, कहीं बैठना, कहीं स्थिर होना, कहीं स्थित होना। तो ये राशि चक्र में किसी ना किसी एक राशि में आरूढ़ होना, अर्थात इसमें बताने को बहुत है कि पृच्छक का आगमन हुआ और वह किसी राशि में आरूढ़ हुआ, तो राशि चक्र की कल्पना हम ज्योतिषालय में करते हैं। तो पृच्छक किस राशि में आरूढ़ हुआ उसको लग्न मान करके भी हम निर्णय करते हैं। आरूढ़ात् पृथक्त्वेन राशिरारूढ़ उच्यते तस्मिन् सम्यक् परिज्ञाते सर्वं तेनैव चिन्त्यताम्। उससे जो अगर लग्न ज्ञात हुआ तो सब कुछ उसी से चिंतन करना है। तस्मिन् निश्चिते चक्रम विलेख्यास्मिन् सुपूजिते पृष्ठा स्वर्णेन यम राशिं स्पृशेद आरूढ़ एव सः। स्वर्णेन स्पृशेत यम राशिं सैव आरूढ़ः। तो स्वर्ण से, स्वर्ण अंगुलीय किसी एक कन्या के हाथ में दिया जाता है यहाँ पर, और राशि चक्र में कहीं एक जगह रखने के लिए उनको बताया जाता है। तो कन्या जिस राशि में स्वर्ण अंगुलीय को रखती है तो उसी को ही स्वर्ण आरूढ़, स्वर्ण स्पृशेद आरूढ़ है वह सहा, जिसका स्पर्श होता है उसी को आरूढ़ मान करके निर्णय करना है। नेक्स्ट, इसको ही हम आरूढ़ चिंतन कहते हैं। लग्न निर्णय के अलग अलग बिंदु बताए। अभी देखिए, आप कहीं यात्रा में हैं या आप कहीं ऐसे प्रदेश में हैं जहां पर यह सुवर्ण आरूढ़ इत्यादि संभव नहीं है, तो कैसे आप आरूढ़ का निर्णय करते हैं? तो अंग स्पर्श से, देखिए ये निमित्त इत्यादि यहाँ आ गया। अंग स्पर्श से और पुष्प स्वर्णांगुलीय विक्षेप से, आद्य उच्चरित वर्ण से, अर्थात किम में अद्य स्थान लाभो भवेत, किम में अद्य धन लाभ भवेत। तो यहाँ पर किम क का उच्चारण हुआ, तो क से ज्योतिष शास्त्र में एक भूत संख्या गण है और दूसरी भी एक ज्योतिष गणना की गणना पद्धति है कटपयादि संख्या। तो कटपय उसकी चर्चा आज नहीं करेंगे, किसी दूसरे कक्षा में करेंगे। तो क से हम एक संख्या लेते हैं, ग्रहण करते हैं। तो किम में अद्य स्थान लाभो भवेत तर्हि एकम तर्हि मेष राशि लग्नम। तो मेष राशि को लग्न मान करके हमें फलादेश करना है। इस प्रकार से आरूढ़ तत्काल उदय लग्न। देखिए, तत्काल उदय लग्न अर्थात आपके इष्टकाल में अभी आपको कौन सा लग्न उदित हो रहा है ये देखना है। 12 राशियां हैं और 12 राशियां हर दिन 24 घंटे में एक चक्र पूर्ण करती है, एक चक्र पूर्ण करती है। अर्थात 12 राशियों के लिए एक चक्र पूर्ण करने में 24 घंटे 24 आवर्स लग रहे हैं। तो 24 घंटे लगते हैं, तो एक राशि के लिए 2 घंटे लगते हैं। 12 राशियों के लिए एक चक्र पूर्ण करने के लिए 24 घंटे लगते हैं, तो एक राशि के लिए 2 घंटे। तो हर 2 घंटे में एक एक राशि पूर्व क्षितिज पे स्पर्श करती रहती है। इष्टकाले पूर्व क्षितिजे यह राशि ही उदेति तन लग्नम।
इष्ट काल में पूर्व क्षितिज पर जिस राशि का उदय हो रहा है उसको हम लग्न कहेंगे। तो अभी जो राशि उदित हो रही है उसको हम तत्काल उदय करके कहते हैं। सूर्योदय एक लग्न होता है, एक तत्कालोदय भी होता है। तो प्रश्न काल में कोई भी पृच्छक आपके सामने आता है, ये साइकोलॉजी है जी, तो इसको आप एक एक ये शास्त्र नहीं है ऐसा मत समझिए, यह पूरे तरह से साइकोलॉजी है। प्रश्न काल के लक्षण, इन लक्षणों को देख करके ही आपको बहुत कुछ पता चल जाता है। आप फलादेश कर सकते हैं। प्रश्न का समय, किस समय प्रश्न कर रहा है। सामान्यतः एक दिवा प्रश्न करने का एक विधान रहता है, लेकिन अकाल में अगर प्रश्न करने आया तो निश्चित रूप से कुछ विशेष है, कुछ आघातकारी घटना है, इसलिए प्रश्न करने आया है, ये आप जान सकते हैं। प्रश्न का प्रदेश, कहीं भी प्रश्न कर रहा है मतलब उसको त्वरा है, या तो त्वरा है अथवा वह मूर्ख है, तो दोनों में से एक है। तो प्रश्न का प्रदेश, दिक् और उसका स्वर, अर्थात प्रश्न करते वक्त ज्योतिषी का कौन सा स्वर चल रहा है, ईडा नाड़ी, चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी या सुषुम्ना, ईडा पिंगला सुषुम्ना, कौन सा स्वर चल रहा है, उसके आधार से भी हम निर्णय कर सकते हैं। शारीरिक अवस्था को देख करके और शरीर के चेष्टा को देख करके निर्णय कर सकते हैं। तत्कालिक वेशभूषा को देख करके निर्णय कर सकते हैं। अर्थात शुभ्र एवं अच्छे, मतलब विवाह आदि में उपयुक्त वेशभूषा पहन करके अगर प्रश्न करने आए हैं, इसका मतलब कुछ शुभ कार्य के लिए आए हैं, ऐसे हम देख के ही समझ सकते हैं। तो शकुन आदि, वादन आदि और इस प्रकार अलग अलग प्रश्न काल के लक्षण से हम चिंतन कर सकते हैं। नेक्स्ट, स्वर विचार, जो मैंने अभी आपको कहा कि इडा वामा भवेन्नाडी सोमस्य अर्कस्य दक्षिणा पिंगलाख्या सुषुम्नाख्या मध्यम आग्नेय रुदित। मध्यम है इडा वामा भवेन्नाडी सोमस्य, इडा नाड़ी सोम की है, वाम नाड़ी सोमस्य, सोमनाड़ी और चंद्र सूर्य नाड़ी, इस प्रकार से दो नाड़ी है, और मध्य की नाड़ी सुषुम्ना है। निर्गमे तो शुभदा भवेद इडा, इडा नाड़ी निर्गम के लिए शुभ है। पिंगला तो शुभदा प्रवेशने, प्रवेशने पिंगला शुभ है। योग साधन विधौ तो मध्यमा शस्यते न तो प्रवेश कर्मसु। अर्थ तो स्पष्ट है। शुभवारे शुक्ल पक्षे सिद्धिदा वामनाड़िका, शुभवार और शुक्ल पक्ष में वामनाड़ी शुभ होती है, और पापवारे कृष्ण पक्षे नाड्यन्या सिद्धिदादिकम, तो अन्या नाड़ी अर्थात दक्षिणा नाड़ी जो है वह शुभ होती है, ऐसे बताते हैं। यह योग का विषय है। साधारणतः देखिए, इतने दूर तक एक हस्त, साधारण अर्ध हस्त तक आपको हाथ हस्त का प्रसारण करना है, तत्पश्चात श्वासोश्वास करना है, तो उससे आपकी नाड़ी कौन सी चल रही है, वामनाड़ी है या दक्षिण नाड़ी है, इसका ज्ञान आप स्वयं ही कर सकते हैं। इसके लिए किसी योग शास्त्री की सहायता आपको लेनी है। दीप प्रश्न, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है प्रश्न शास्त्र में। सर्व प्रश्नेषु सर्वेषु कर्मस्वपि विशेषतः प्रसादेनैव दीपस्य भविष्यत् शुभमादिशेत्। दीप के प्रसाद मात्र से, मतलब वो दीपक किस प्रकार से जल रहा है, तो अत्यंत प्रसन्न है दीप, तो अथवा उसका वर्ण क्या है, तो उस आधार पर हमें फलादेश करना है, दीप से, दीप के आधार। तो यह भी एक विधान बताया। अष्टमंगल, यह अत्यंत मुख्य है। देखिए, लौकिक अष्टमंगल तो दीपंच दर्पणम हेम क्षीरपात्रम फलम दधि पुस्तकम श्वेत वस्त्रंच लौकिकंच अष्टमंगलम, ये कहा गया है। लेकिन ये वराटिकाएं जो होती है, कौड़ी जो होती है, कौड़ियों का प्रयोग होता है अष्टमंगल प्रश्न में। तो इनको 108 कौड़ियों को एक पीठ पर रखकर, तो उसके ऊपर हाथ रखा जाता है, फिर मूर्तित्व परिकल्पित आदि मंत्र का उच्चारण किया जाता है। प्रश्न मार्गकार बृहद जातककार को बहुत ज्यादा मानते हैं, इसलिए बृहद जातक के मंगलाचरण को ही लेना है, ऐसा स्पष्ट उसने उल्लेख। तो उसको लेकर के हमें निर्णय करना है। तत्पश्चात उसको 3 भाग में कौड़ियों को रखना है। तत्पश्चात 8-8 वराटिकों को निष्कासन करना है, 8-8 कौड़ियों को उससे से निकालना है। जो शेष बचता है
उन कौड़ियों से फलादेश। तो यह भी अष्टमंगल एक प्रसिद्ध विधान है। वामस्थेन फलम भूतम वर्तमानं तु मध्यतः दक्षिणस्थेन भावीनि फलानि च विनिर्दिशेत्। तो ये तीन जगह जो कौड़ियां निकाल के रखी है, वहां पर वामस्थेन अर्थात वाम भाग में जो कौड़ियां हैं उससे भूतकाल का फल चिंतन करना है। वर्तमानं तु मध्यतः, मध्य से वर्तमान फल का चिंतन करना है। और दक्षिणस्थेन भावीनि, दक्षिण भाग से हमें भावीनि भविष्य फल का चिंतन करना है। इस प्रकार फलादेश का विधान बताया है। नेक्स्ट प्रश्न में अलग अलग प्रकार है, जैसे मैंने पहले बताया, देव प्रश्न है, स्थल प्रश्न है, देवतादि विचार के लिए देव प्रश्न, स्थल प्रश्न एक कहीं घर की समस्या है, इसमें ये देखिए ये प्रश्न अष्टमंगल प्रश्न की विशेषता है कि इसमें सामूहिक फलादेश होता है, सामूहिक फल चिंतन होता है। यहाँ वैयक्तिक नहीं, कोई एक कुंडली लेकर के गए उसका चिंतन हो रहा है, ऐसा नहीं। सभी घर का, सभी उसके कुटुंब का, परिवार का और उससे संबंधित सभी संबंधी जनों के बारे में भी इसमें विचार आता है। तो इसलिए स्थल प्रश्न, फिर नष्ट प्रश्न, कोई वस्तु नष्ट हुआ है तो नष्ट प्रश्न से देखते हैं। तो भोजन प्रश्न, भोजन में विषादी प्रयोग पुरा काल में होता था, इसलिए उसको जानने के लिए भोजन प्रश्न होता था। और किस प्रकार का भोजन हुआ है, स्वादु भोजन है, शुष्क भोजन है, रस भरित भोजन है, इत्यादि का निर्णय भी करने का विधान है। सभी ग्रहों के अपने रस है, सभी ग्रहों के लिए एक एक रस बताया गया है, उसके आधार पर इसका फलादेश होता है। और कूप प्रश्न जो मैंने पहले ही आपको बताया था, कूप निर्माण के समय जो प्रश्न होता है तो उससे हम फलादेश करते हैं, तो उसको कूप प्रश्न कहते हैं। और चोर प्रश्न, और कोई वस्तु चोरी हुआ है तो उसको जानने का विधान, जैसे गौ आदि चोरी होता था पहले, अथवा गाय जो चरने के लिए जाती थी और आती नहीं वापस, तो आज भी गांव में यह विधान हमें देखने को मिलता है कि गाय अगर नहीं आई तो पुलिस के पास नहीं जाते, पहले देवज्ञ के पास जाते। तो देवज्ञ से पूछा जाता है कि किस दिशा में गैया माता गई होगी, तो उससे निर्णय लेने का विधान आज भी प्रचलन में है और वह सटीक भी होता है। तो तत्पश्चात विवाह संतान आदि प्रश्न है, उसमें भी हमें प्रयोजन प्राप्त होता है। अभी देखिए यह एक अंतिम स्लाइड है आपके सामने है, इसको कहकर मैं मेरे वाणी को विराम देता हूँ। प्रश्न मार्ग ग्रंथ में ऐसा भी एक विषय मुझे प्राप्त हुआ तो अध्ययन के दौरान, तो इससे देखिए शास्त्र कितना व्यावहारिक है ये इससे पता चलता है। शास्त्र देखिए जटिल नहीं है, शास्त्र विषय को सुलझाने के लिए है, शास्त्र व्यवहार के लिए है, शास्त्र समाधान के लिए है, किसी भी प्रश्न के उत्तर के लिए शास्त्र है। तो इसका यहाँ एक उदाहरण, इतना उत्कृष्ट उदाहरण है। देखिए ये कुंडली देखते हैं, गुणमेलन आदि करते हैं, तो इसमें कहते हैं कि ये दोष है, नाड़ी दोष है, तो ये शादी नहीं हो सकती, वो नहीं हो सकती। तो कोई प्रेम विवाह है तो लोग कहते हैं कि इससे हमें कोई ये नहीं होगा, यह शादी नहीं कर सकते, इस प्रकार से लोग कहते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न मार्गकार ने इतना सुंदर एक उदाहरण यहाँ प्रस्तुत किया है। पूरे केवल यहाँ पर 8 कूट नहीं है, जो कूट मिलान 8 अष्टकूट वगैरह होते हैं, तो उतना ही नहीं और भी ज्यादा इसमें कूट है। उसको कहने के बाद आचार्य ने कहा है कि यस्याम मनः समासक्तम तामेव विवहेद बुधः सर्वानुगुण भागेपि मनोनुगुणताधिका। तो देखिए यस्याम मनः समासक्तम, जिसमें मन आसक्त है परस्पर में, तो तामेव विवहेद बुधः, उसी से विवाह करना शुभ होता है। बुधः, बुद्धिमान को ऐसे इस प्रकार से विवाह करना चाहिए, ऐसा कहा। तामेव विवहेद बुधः सर्वानुगुण भागेपि, जितने भी यह गुण बताए हैं तो सर्वानुगुण भागेपि मनोनुगुणताधिका, जो मनोकूट है, मनोगुण है, वह सर्वोपरि होता है। तो इसलिए प्राक काल में, प्राचीन काल में लोग इस व्यवहार को जानते नहीं थे, अथवा अत्यंत संप्रदायवादी है,
हमारे शास्त्रों में इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर नहीं है, ऐसे जो कहते हैं उनके लिए यह एक प्राचीन शास्त्र का आधुनिक स्वरूप मैंने यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत किया और इसी के साथ मैं मेरा वक्तव्य समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।